गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 7 में हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक के तत्व और उसमें हम पढ़ रहे थे परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या जो है वो आवर्त में और वर्ग में किस प्रकार बदलती है। तो यहाँ आवर्त की बात करें तो सेकेंड आवर्त के तत्व है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। और अगर हम वर्ग की बात करें वर्ग तो है लिथियम, वर्ग 1 की बात कर रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हम आवर्त और वर्ग में देख रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार किस तरह से बदलता है। तो आपको ये ध्यान हमेशा रखना है कि Z इफेक्टिव किसको कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश को, प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में Z इफेक्टिव। Z मतलब परमाणु क्रमांक होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों से रिलेटेड है, तो परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू होता है, परमाणु क्रमांक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इज इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉन कहाँ स्थित है? नाभिक में। तो नाभिक में प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ही प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, तो इसको कहते हैं Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शॉर्ट में लिखते हैं ZEF। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ZEF, उसका और परमाणु त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है, उल्टा रिलेशन है, इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन, और ये हमेशा ध्यान रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ता है। कहाँ जा रहे हैं हम? लेफ्ट टू राइट। अगर आप जाते हैं तो Z इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। हम इसका रीजन पढ़ेंगे अभी कि ऐसा क्यों होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि अगर आप किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाओ तो यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखो तो इसका होता है 1s2 2s1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसका 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 2s1 है, इसका है 1s2 2s2, ठीक है। एक्चुअल में जो आवर्त का नंबर होता है वो उसके बाह्यतम कोश का नंबर होता है। तो अगर ये सारे सेकेंड आवर्त के तत्व हैं, किसके हैं? सेकेंड आवर्त के तत्व हैं, तो इनका बाह्यतम कोश दूसरा होगा, यानी कि टोटल पूरे जो सेकेंड आवर्त के तत्व होंगे उनके अंदर जो कोशों की संख्या होगी वो 2 होगी, यानी कि इनका बाह्यतम कोश सबका एक जैसा होता है। देखो यहाँ पर अगर इसकी बात करें, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो होता है 1s2 2s2 2p1, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, इसका हो जाएगा 2p3 2p4 2p5, ठीक है। तो यहाँ देखो सबका ही बाह्यतम कोश कौन सा है? दूसरा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप आवर्त की बात करें तो यहाँ पर नाभिक है, ये पहला कोश है और ये क्या है? दूसरा कोश, यानी कि नाभिक से कोश की दूरी तो सेम है, सब में ही दूसरे कोश में ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इनमें प्रोटॉन्स की बात करो तो लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, इसके पास 4 प्रोटॉन है, इसके पास 5 6 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन और 9 प्रोटॉन, यानी कि जब आप किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। अब अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है कि नाभिक के अंदर नाभिक का जो आकर्षण बल है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर कितना है, इसको कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। यहाँ हम प्रभावी वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंतरिक कोश जो होते हैं या आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप, ये जो आंतरिक कोश होते हैं
ये क्या करते हैं, नाभिक के जो आकर्षण बल है उसको बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर पहुंचने से रोकने का काम करते हैं, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या काम करते हैं, एक तरह की शील्ड का काम करते हैं, ताकि नाभिक का जो आकर्षण बल है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर ना पहुंचे, ठीक है। तो इसको कहते हैं परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। ये क्वेश्चन भी पी ब्लॉक में बहुत आता है कि परिरक्षण प्रभाव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव का जो क्रम होता है वो होता है एस, पी, डी और एफ। ये तो आपको पता ही होगा कि 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव होता है एस उपकोष का इलेक्ट्रॉनों का, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का और उसके बाद एफ का, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए, इसीलिए हम यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश वर्ड यूज कर रहे थे। अब आप क्या लिखेंगे कि जब हम आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कोषों की संख्या तो क्या है, समान है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसीलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, और इसीलिए परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। यानी कि आवर्त में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु आकार घटेगा, परमाणु आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। देखो क्या होगा, अगर ये प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पास आ जाएंगे, मतलब कि कोश क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा, और त्रिज्या कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जितनी ज्यादा त्रिज्या, जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो कोश को अपनी तरफ खींच लेगा, और उस वजह से आकार में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, मतलब वो बाह्यतम कोश को अपनी तरफ खींच लेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश की क्या डेफिनेशन है, किसी भी परमाणु के नाभिक का बाह्यतम कोश पर जो उसका प्रभाव होता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर जो उसका आकर्षण बल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। वो जितना ज्यादा होगा बाह्यतम कोश उतना ज्यादा पास में आ जाएगा, जिस वजह से परमाणु त्रिज्या में कमी हो जाएगी, यानी कि परमाणु आकार में कमी हो जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होगा, लिथियम का आकार सबसे बड़ा होगा, ठीक है। नियोन की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 18 वर्ग के तत्वों की केमिस्ट्री थोड़ी अलग होती है। ये अक्रिय कैसे होती हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। यहाँ पर वर्ग 1 की अगर आप बात करो तो वर्ग जो होता है, यहाँ पर देखो ये वर्ग 1 के तत्व है, और अगर हम इनकी पीरियड की बात करें तो ये जो है ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब मैंने सेकेंड ही डायरेक्ट क्यों लिखा, इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है जो फर्स्ट पीरियड का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 का है और ये 7 का। देखो हमेशा याद रखो, जो पीरियड का नंबर होता है वही उनके बाह्यतम कोश होता है। यानी कि अगर आपको ये पता हो कि सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड का है, यानी कि थर्ड आवर्त का है, इसका मतलब इसका बाह्यतम कोश भी थर्ड है, और ये एस ब्लॉक है, और एस में पहला इलेक्ट्रॉन, ये पहला कोश है, तो इनका 3s1 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका क्या होगा, ये सिर्फ मैं बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रही हूँ। इसका हो जाएगा 2s1, इसका हो जाएगा 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1, ठीक है। इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये बाह्यतम कोश का। अब मुझे ये बताओ, जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ रही है, आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कोशों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोशों की संख्या में वृद्धि होगी तो देखो क्या होगा, नाभिक से कोश जो है वो बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे जैसे अप टू डाउन जाओगे कोश की संख्या में वृद्धि हो गई, यानी कि नाभिक जो है उससे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है। इस वजह से यह जो नाभिक है ये इतनी दूर अपने आवेश को नहीं पहुंचा पाएगा, आकर्षण बल को नहीं पहुंचा पाएगा। रीजन कि मैंने आपको बताया था, आंतरिक कोश जितने ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ देखो आंतरिक कोश के, जैसे यहाँ अगर आप बात करेंगे तो तीसरा कोश है तो आंतरिक कोश कितने हो गए, 2। चौथा कोश है तो आंतरिक कोश कितने हो जाएंगे, 3। तो ये जो आंतरिक कोश जो होते हैं ये क्या करते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल है नाभिक को उसको पहुंचने से रोकने का काम करते हैं।
तो यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। हालांकि आपको सिर्फ रीजन में ये लिखना है कि जैसे जैसे आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, कोशों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरी बढ़ जाती है। उस वजह से ज़ैफ में कमी आ जाती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या आ जाएगी, कमी, और उस वजह से परमाणु आकार में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप अप टू डाउन जाते हैं, फ्रांसियम की बात नहीं करते हैं क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो अगर आप अप टू डाउन जाते हैं तो सीजियम का आकार सबसे बड़ा होगा, रुबिडियम का उससे छोटा होगा, पोटेशियम उससे छोटा, सोडियम उससे छोटा और लिथियम सबसे छोटा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर हम प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पे घटता है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन के आंसर पी ब्लॉक में जो आएंगे वो प्रभावी नाभिकीय आवेश से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सारी चीजें प्रभावी नाभिकीय आवेश से रिलेटेड होगी। यहाँ देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी। ये तीनों टर्म हालांकि आप 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ जब पी ब्लॉक में रीजनिंग वाले क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें लिखा होगा कि कारण बताओगे ऐसा क्यों होता है, वहां पर ये सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना जरूरी है कि किसे कहते हैं आयनन एंथैल्पी, किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और किसे कहते हैं विद्युत ऋणता, और ये किसी आवर्त या वर्ग में किस तरह से बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आयनन एंथैल्पी कहते हैं कि अगर आपका कोई भी परमाणु है, ठीक है, और उसके बाह्यतम कोश से आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इस प्रोसेस में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। याद क्या रखना है कि अगर किसी भी परमाणु के, यानी कि विलगित गैसीय परमाणु, नाम क्या देते हैं हम, डेफिनेशन क्या होती है, किसी विलगित गैसीय परमाणु, यानी कि अगर कोई भी परमाणु ठोस अवस्था में है तो पहले आप उसको गैस में बदल देंगे और उसके बाद उसमें से, उसके बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी में हमेशा आपको ऊर्जा देनी पड़ती है, तो यहाँ पर आयनन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब भी किसी रिएक्शन में ऊर्जा निकलती है तो उसको हम नेगेटिव लिखते हैं, और अगर हमको देनी पड़ती है तो उसे हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आयनन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि जब आप इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेंगे तो हमने ये देखा था, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बंधा होता है। इस आकर्षण बल को आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या कहेंगे डेफिनेशन में कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब आयनन एंथैल्पी भी देखो किस पे डिपेंड कर रही है, ज़ैफ पर, यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा, यानी कि उतना ज्यादा ज़ैफ होगा, उतना ही इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी कि जो ऊर्जा एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि ज़ैफ जितना ज्यादा होगा आयनन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और आपको ये पता है कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है। तो जो अगर ज़ैफ बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आयनन एंथैल्पी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ज़ैफ बढ़ता है, इसका मतलब आयनन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। तो याद क्या रखना है, ज़ैफ और आयनन एंथैल्पी में अनुक्रमानुपाती संबंध है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। दूसरा आप इसको ऐसे समझ सकते थे कि अगर ज़ैफ बढ़ता है तो परमाणु आकार कम होता है,
क्या होता है, परमाणु आकार कम होता है। और जितना छोटा आकार होगा, ठीक है, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होगी तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो छोटे आकार में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। बजाय कि अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ जाता है। अब मुझे बताओ किस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा, इस छोटे वाले में से या इस बड़े परमाणु में से। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, उस वजह से यहाँ ज़ेफ कम है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आयनन एंथैल्पी कम हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना जब मुश्किल हो मतलब कि आयनन एंथैल्पी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालना अगर आसान हो मतलब कि आयनन एंथैल्पी कम है। ठीक है, तो ये तो हो गया आयनन एंथैल्पी का कंसेप्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसके लिए हम इस तरह से वर्ड यूज करते हैं, डेल्टा एच और ईजी। इसको कहते हैं डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है जनरली वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। क्यों, देखो इसकी डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रॉन लब्धि मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने से जो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। देखो किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने से जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी में हमने कहा जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि आयनन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए डेफिनेशन में हमने जो ऊर्जा परिवर्तन हुआ उसकी बात की है, ना कि ये लिखा कि जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है या जितनी ऊर्जा रिमूव होती है। लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की, तो हम उसमें से केवल ऋणात्मक की ही बात करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ही बात करते हैं। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने से जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई, क्योंकि नेगेटिव तभी होती है जब ऊर्जा बाहर निकलती है, तो जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो क्या कहलाएगी, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, और अगर हम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करें तो वो लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ती है और अप टू डाउन जाने से कम होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का भी क्रम इसी आयनन एंथैल्पी के जैसा ही है। जैसे आयनन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ती है, वैसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ती है और अप टू डाउन जाने से कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत ऋणता। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक आबंध, तो उसके अंदर जैसे सहसंयोजक आबंध की बात करें हम H और F की, ठीक है, तो यहाँ इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, साझा किया है। तो साझे से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध। तो किसी सहसंयोजक आबंध में साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता। डेफिनेशन समझ में आ गई विद्युत ऋणता की। किसी कोवेलेंट बॉन्ड में साझित इलेक्ट्रॉन युग्म को, युग्म है देखो पेयर है, अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। और विद्युत ऋणता भी तीनों ही लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ती है और अप टू डाउन जाने से कम होती है। तो याद रखना आसान है, विद्युत ऋणता भी लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ेगी और अप टू डाउन जाने से कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। याद रखना है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन हमने जो बात की है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात की है कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ती है और अप टू डाउन जाने से कम होती है। तो तीनों की डेफिनेशन और किस तरह से आवर्त सारणी में ये बदलते हैं। नेक्स्ट है वर्ग 15 में हमने ये चीजें डिस्कस कर ली थी
कि वर्ग 15 के कौन से तत्व हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जिसमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु है और बिस्मथ एक धातु है। और धात्विक प्रवृत्ति की बात की थी, किसी भी वर्ग में देख लो तो अप टू डाउन जाओगे तो धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि धात्विक प्रवृत्ति का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाओगे वैसे वैसे परमाणु आकार बढ़ता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो क्योंकि अप टू डाउन जाने से परमाणु आकार बढ़ता है तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, यानी कि बिस्मथ जो है वो अपने बड़े आकार के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो उतना धात्विक होगा प्रवृत्ति में। इसीलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने से धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर बिस्मथ धातु हो गया, ये उपधातु है। उपधातु वे होते हैं जिनमें अधातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, और नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है? अधातु। फिर है आपको बताना है प्रकृति में इनकी उपलब्धता, कि ये प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं। तो आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में प्रकृति में पाया जाता है और 78% होता है। उसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो वो यौगिक के रूप में पाया जाता है, और वहां पर ये NaNO3 और KNO3 के रूप में पाया जाता है। आपको याद रखना है सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट, और इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है इसको हम चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है। ये इनके कॉमन नाम है, इंडियन सॉल्ट पीटर, और इसको कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सॉल्ट पीटर किसको कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को, KNO3। ठीक है, और चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं सोडियम नाइट्रेट को। इसी तरह से अगर हम फास्फोरस की बात करें तो ये एपेटाइट वर्ग के खनिजों में पाया जाता है, जो कि चट्टाने जो होती है उनमें पाया जाता है। तो ये एपेटाइट वर्ग के खनिजों में पाया जाता है। दूसरा फास्फोरस जो है हमारे जो मिल्क होता है उसमें पाया जाता है। और अगर आप आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो ये प्रकृति में सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनकी उपलब्धता के बारे में बताना है कि ये नेचर में किस रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आयनन एंथैल्पी, इसकी हमने बात कर ली थी। अगर आप वर्ग 15 के तत्वों की बात करें तो आयनन एंथैल्पी की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हमने देखा था आयनन एंथैल्पी में कमी होती है। आयनन एंथैल्पी में कमी क्यों होती है? क्योंकि आकार में वृद्धि होती है, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो ज़ैफ है उसमें कमी होती है, इसीलिए आयनन एंथैल्पी में भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से बता सकते हैं कि आयनन एंथैल्पी में कमी क्यों होती है। नेक्स्ट है, अगर आप आकार की बात करें तो नाइट्रोजन से फास्फोरस में आकार में ज्यादा वृद्धि होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, फास्फोरस का बड़ा होता है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है इनके आकार में जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी नहीं होती है। इसका रीजन यह है कि अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आंतरिक कोश जो होते हैं वो D और F होते हैं। आंतरिक कोश जो होते हैं उनमें D और F कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, D और F उपकोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका परिरक्षण प्रभाव कम होता है। अगर आप SPDF में कहें तो मैंने परिरक्षण प्रभाव का ये क्रम बताया था। तो आंतरिक कोश जब D और F होंगे तो परिरक्षण प्रभाव में कमी आती है, और जब भी परिरक्षण प्रभाव में कमी आएगी तो याद रखो परिरक्षण प्रभाव
और जेफ जो है जेड इफेक्टिव, इसका व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ेगा तो जेफ घटेगा। ठीक है, तो रिलेशन कैसा हुआ? व्युत्क्रमानुपाती। परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि होगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होगी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो इनके आंतरिक कोश क्या है? डी और एफ हैं, जिनका परिरक्षण प्रभाव कम है। तो अगर इनका परिरक्षण प्रभाव कम है तो इनका जैफ क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर। और जैसे ही प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु आकार और परमाणु प्रभावी नाभिकीय आवेश में हमने क्या कहा था? उसमें भी व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। यानी कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु आकार में कमी होगी। तो यहाँ देखो, दो रिलेशन एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। हमने कहा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ कोषों की संख्या तो बढ़ रही है, उसके कारण जैफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जैफ बढ़ रहा है, तो उस जैफ कम हो रहा है, इसीलिए परमाणु आकार बढ़ रहा है। यहाँ तो ये हो गया। लेकिन परिरक्षण प्रभाव में कमी होने के कारण जैफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और उस वजह से परमाणु आकार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पर जैफ कम हो रहा है, परमाणु आकार बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर जैफ बढ़ रहा है, परमाणु आकार कम हो रहा है। तो दो रिलेशन एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो जितनी आकार में वृद्धि होनी चाहिए थी कोषों की संख्या में बढ़ने के कारण, उतनी कमी हो जाती है परिरक्षण प्रभाव में कमी होने के कारण। ठीक है, और उस वजह से आकार जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ता है। इसलिए आपको आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की तरफ जब आप जाएंगे तो आकार में जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी वृद्धि आपको दिखाई नहीं देती है। देखिए, ये वर्ग 15 के तत्व हैं और ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं जो मैंने आपको लिखना सिखाया था। अब हमको ये बताया है कि परिरक्षण प्रभाव का क्रम जो है वो है SPDF, यानी कि सबसे ज्यादा परिरक्षित करेंगे एस कोश के इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद P, उसके बाद D उपकोश, और उसके बाद F उपकोश के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक आपको ये याद रखना है कि परिरक्षण प्रभाव और जैफ में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, यानी कि परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ेगा तो जैफ कम होगा, और जैफ और परमाणु त्रिज्या में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। ये भी मैंने आपको बता ही दिया था कि जैफ अगर बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि परिरक्षण प्रभाव क्या है, तो मैंने ये बता दिया था। परिरक्षण प्रभाव होता है नाभिक जो होता है और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो आकर्षण बल है, तो नाभिक के जो आकर्षण बल है उसको आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस नाभिक के आकर्षण बल को बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर पहुंचने से रोकने का काम करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो अगर देखो परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा तो क्या नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो जैफ में क्या आएगी? कमी। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो जैफ कम होता है। ठीक है, यहाँ हमने ये कहा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन, क्योंकि ये आता है एग्जाम में कि अगर आप वर्ग 15 में अप टू डाउन जाओ तो नाइट्रोजन से फास्फोरस में आकार में वृद्धि होती है, लेकिन आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की तरफ जब आप जाते हो तो आकार में उतनी वृद्धि नहीं होती है। ऐसा क्यों? तो आप लिखेंगे क्योंकि जब आप आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मथ पर जाते हैं तो आंतरिक कोश में डी और एफ कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये, इसमें आंतरिक कोश में डी है, इसमें नहीं है डी, इसमें डी है, इसमें डी है, और इसमें डी और एफ दोनों है। तो आंतरिक कोश में डी और एफ कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका परिरक्षण प्रभाव कम होता है। तो परिरक्षण प्रभाव में क्या आ जाती है? कमी, और उस वजह से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या हो जाती है? वृद्धि। और प्रभावी नाभिकीय आवेश में अगर वृद्धि होगी तो परमाणु त्रिज्या जो होगी वो कम हो जाएगी। यानी कि अप टू डाउन जाने से जितनी परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी कमी हो गई। किसके कारण? परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण। इसीलिए आकार में उतनी वृद्धि नहीं होती
जितनी की होनी चाहिए थी। आकार में पहले वृद्धि क्यों हो रही थी? क्योंकि जैसे जैसे आप अप टू डाउन जा रहे थे, देखो कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। यहाँ 2 कोष थे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। कोषों की संख्या बढ़ने से नाभिक का जो आवेश है वो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर वैसे भी कम जा रहा था। क्यों? क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी ज्यादा थी। ठीक है, और उस वजह से यहाँ पर क्या था कि कोषों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है तो ज़ैफ यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होगी तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो कोषों की संख्या के कारण तो परमाणु आकार में वृद्धि हो रही थी, लेकिन परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे के रिलेशन है। यहाँ इस कोषों की संख्या के कारण जितना बढ़ना चाहिए था आकार, उतना परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या हो गया? कम। तो आकार में जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी नहीं होती है। तो ये आंसर आपको करना है इस कॉन्सेप्ट को समझकर।